हाँ, हेयर लाइन पीछे जाने का और हेयर फॉल जाने का 3-4 या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट जो जेनेटिक्स फैक्टर होता है, पापा के साइड से, मम्मी की साइड से, किसी की साइड से जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट वो हो गया। सेकंड हो गया आपका डाइट। आपका डाइट कैसा है, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं या जंक फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये डाइट हो गया। थर्ड है जैसे कि स्लीप अच्छा से नहीं लेना। स्लीप साइकिल अगर बिगड़ता है तो उससे भी हेयर फॉल का रीज़न होता है। सर से मिला, फिर उनसे बात हुई, प्राइस को लेके काफ़ी रिजनेबल प्राइस था, काफ़ी जेन्युइन था, अफोर्डेबल भी और काफ़ी कम प्राइस पे, काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे। जैसे कि 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट पे आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपके पैसे ले लिया जाए, आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ भी रीज़न है। और काफ़ी अफोर्डेबल था। बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स में होता है कि मैंने और भी क्लिनिक्स पता किया है, जैसे कि कुछ मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर कुछ दिल्ली बेस्ड क्लिनिक थे, नोएडा बेस्ड क्लिनिक थे, वो 100 रुपीज़ पर ग्राफ चार्ज कर रहे थे। अगर आपको 25 100 ग्राफ्स लगते हैं तो 20 तो आपको सीधे 2.5 लाख। कि ये जो जेनेटिकल फैक्टर कोई भी फेस कर सकता है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो आप 40s में हो या 50s में हो, या कोई आज 18-17 साल के बच्चे भी फेस कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें लगता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई भी हेड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई अदर जो आपके ब्रेन में सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि वो नीडल्स के द्वारा ही किया जाता है। डोनर एरिया वहाँ हेयर निकाल के आगे उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं मोराबादी में रहता हूँ। ये जर्नी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये बाल दिख रहा है आपको, देखने में तो लग रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, काफ़ी फैशनेबल, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। काफ़ी बड़ा भी है बाल। पर आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो 2021 का एंड हो रहा था दिसंबर से, उस टाइम से मैं अपने हेयर लॉस का प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। उस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हेयर फॉल, मुझे लग रहा था कि नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, पर धीरे धीरे ऐसे होता है। तो मैं क्या क्या करता था, मुझे लग रहा है कि वो डैंड्रफ की वजह से हो रहा था। मैं अपने हेड को हमेशा शेव कर लेता था। शेव करते गया तो मुझे लगता था कि बाल रीग्रो हो जाएगा, हेयर फॉल हो रहा है तो शेव करने से जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और मेरा जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जब मैं हर बार अपना हेड शेव करता था, फिर जब हेयर न्यू ग्रोथ होता था, फिर दिखता था कि वो जो हेयर लाइन है मेरा धीरे धीरे पीछे जा रहा था। तो मेरा यहाँ से साइड से हेयर लाइन रिसीड हो गया था और फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो गया था, धीरे धीरे रिसीड होते ही जा रहा था। तो ये 2021 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। फिर 22 फिर मुझे समझ में आ गया कि मैं बाल्डनेस, थोड़ा बहुत मुझे बाल्डनेस हो गया था। जेनेटिकल था पर मेरे फादर को नहीं था, पर मतलब मेरे पेरेंटल साइड से जेनेटिकल प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत। पर मेरे फादर और मेरे भाई सबका हेयर लाइन काफ़ी अच्छा और डेंसिटी भी काफ़ी अच्छा है हेयर का। मेरा भी बहुत ही अच्छा डेंसिटी था इनिशियली, पर वापस वो 2021 का दिसंबर से यही हुआ कि फिर हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत स्ट्रेस लेने लगा था, पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस था और भी काफ़ी तरह का स्ट्रेस था, जिसके वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। और बोलते हैं ना कि अगर पेरेंटल साइड में अगर किसी साइड से अगर कोई बाल्डनेस और जेनेटिक्स अगर स्ट्रेस लेता है तो वो ट्रिगर हो जाता। और वही हुआ, जो मेरा जेनेटिक्स था वो ट्रिगर हो गया, बाल्डनेस वाला जेनेटिक्स, जिसकी वजह से मुझे बाल्डनेस हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखने को मिला। फिर ऐसे करते करते फिर मैं 2022 में रिसर्च करने लगा कि कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर मुझे समझ में आया कि फिर उतना तो स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था। फिर मैं गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, फिर डॉक्टर से मिल के मेडिसिन लेके, पर एक परमानेंट सॉल्यूशन जिसके तलाश में था, वो मुझे परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिला। तो 22 निकल गया, 23 निकल गया। फिर उसके बाद 22 से ही 22 का मिड 22 से मैं हमेशा अपने हेड को शेव करके रखता था, ट्रिम करके 0 साइज, ये 1 नंबर पे 2 नंबर पे अपने हेयर को रखता था, बहुत छोटे छोटे, जिससे एक अच्छा शार्प बोल्ड लुक आता था। पर जब मैं अपने बाल को बड़ा करता था तो वो जो इनिशियली जो मैं हेयर लाइन था और इनिशियली जो मैं बड़ा लॉन्ग हेयर्स रखता था, वैसा सेट करना मुश्किल हो रहा था। फिर 22 भी निकल गया, 23 भी निकल गया, 24 भी निकल गया, 25 का आधा साल भी निकल गया। फिर तो मैंने प्लान किया था। तो फिर मुझे पहले मैं इन्हीं डॉक्टर्स जो संतोष मोदी सर है उनसे पहले कंसल्ट कर रहा था। तो हेयर प्रॉब्लम लगा तो सर बोले थे अभी ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है सर ट्रांसप्लांट करने का, तो अभी मेडिसिन लेके देखो। तो मेडिसिन ले रहा था तो ठीक है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गया था। पर मुझे
एक अच्छा फिर से लुक चाहिए था, अब वापस से अपना हेयर लाइन वापस चाहिए था। जो मेरा सेटिस्फैक्ट्री हेयर लाइन था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो हेयर लाइन की वजह से मैंने ट्रांसप्लांट करवाया और जर्नी काफ़ी अच्छा था। हुआ क्या कि 10 जून 2025 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और इसमें कोई पेन नहीं था। 6 से 7 घंटा का सर्जरी चला था, 12 बजे से स्टार्ट हुआ और शाम को 7 बजे मेरा सर्जरी खत्म हो गया। 2500 टोटल ग्राफ्ट लगे थे मेरे, 2500 ग्राफ्ट। तो इसी तरह से हुआ। फिर बस 10 दिन के लिए कोई प्रिकॉशंस बताया गया था कि मतलब हेड को टच नहीं करना 10 दिन तक, सीधा सोना है और मतलब लेटना है तो करवट लेके नहीं लेटना, सीधा लेटना है। बस 10 दिन तक प्रिकॉशन लेना था और बस, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस प्रिकॉशन लेना था। कुछ भी 10 दिन तक शायद मुझे नॉनवेज खाने को मना किया गया था। ऐसे तो मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, पर मतलब बताया गया कि नॉनवेज, अल्कोहल और ये सब जो सिगरेट्स है इन सब को कंज्यूम नहीं करना है। तो बस ये था, 10 दिन बचाना था। उसके बाद फिर हेड वॉश हुआ मेरा 10 दिन के बाद। फिर फर्स्ट PRP मेरा उसी दिन हुआ। उसके बाद से मेडिसिन कंटिन्यू किया गया। मेडिसिन में 3 तरह का मेडिसिन मुझे दिया जा रहा था। फर्स्ट तो बायोटिन था जो सुबह के टाइम पे, सेकंड मिनॉक्सिडिल टैबलेट, थर्ड जो था फिनेस्ट्राइड टैबलेट था। वो तीनों टाइम मुझे वो 3 टाइम मुझे लेना था। और वैसे ही तो अभी तो 5 मंथ्स हो चुका है और मैं मेडिसिन लेते हुए। तो बस यही था कि 5 मंथ्स का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। हेयर लाइन पीछे जाने का और हेयर फॉल जाने का 3-4 या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ रीज़न बताना चाहूँगा। फर्स्ट जो जेनेटिक्स फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर होता है कि या आपको मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, पापा के साइड से, मम्मी की साइड से, किसी की साइड से वो जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट वो हो गया। सेकंड हो गया आपका डाइट कैसा है, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं या जंक फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये डाइट हो गया। थर्ड है जैसे कि स्लीप अच्छा से नहीं लेना। स्लीप साइकिल अगर बिगड़ता है तो उससे भी हेयर फॉल का रीज़न होता है। स्लीप साइकिल हो गया, फिर डाइट हो गया, फिर अच्छे से केयर नहीं करना। जैसे कि डॉक्टर बताते हैं कि हमेशा हम लोग वीक में ट्वाइस इन अ वीक हमें शैम्पू करना चाहिए अपने हेयर्स को। तो ये है। तो ये 3-4 फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जिसकी वजह से लगता है कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम कोई फेस कर सकता है। मेरा तो जेनेटिकल था। मेरे फादर के साइड में बहुत लोग का जेनेटिक बाल्डनेस है, मतलब, पर मेरे फादर को नहीं है। और मेरे घर में मेरे भाई और मतलब मेरी फैमिली, जो मेरी न्यूक्लियर फैमिली है जिनमें मैं रहता हूँ, उसमें सबको किसी को वैसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो हुआ क्या था कि मैंने काफ़ी स्ट्रेस लिया था अपने स्टडीज़ को लेके, और भी कुछ रीज़न थे, फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैंने स्ट्रेस लिया था। और वो स्ट्रेस के कारण ही जो मैंने बताया कि जेनेटिकल प्रॉब्लम था थोड़ा सा, उससे जो मेरा वो बाल्डनेस वाला जेनेटिक जीन्स था मेरा, वो क्या हुआ कि ट्रिगर होने की वजह से क्या हुआ कि मेरा धीरे धीरे बाल्डनेस बढ़ता गया। और वो जब धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे गया तो और स्ट्रेस होता और हेयर फॉल हो रहा था। और फिर डॉक्टर से भी मिलता था। फिर डॉक्टर बोलते थे कि मेडिसिन ले लेना चाहिए, तो मेडिसिन में लेता था। पर डॉक्टर 6 मंथ के लिए लेने बोलते थे, पर मैं 1 मंथ खा के छोड़ देता, जिसकी वजह से वो होता गया। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि काफ़ी हेयर लाइन पीछे चला गया, जिसकी वजह से बस मैं अपने बाल को ऐसे नीचे सुला कर रखता था। और बस यही था कि ऐसे सुला कर रखना पड़ता था। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मैंने यही प्लान किया। तो बस ये कि ये जो जेनेटिकल फैक्टर कोई भी फेस कर सकता है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो आप 40s में हो या 50s में हो, या कोई आज 18 या 18-17 साल के बच्चे भी फेस कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये फेस कर रहा है, पहले तो वो अपने रीज़न जाने कि वो रीज़न क्या है। वो हेयर फॉल है, नॉर्मल हेयर फॉल है, या बाल्डनेस है। तो बाल्डनेस का भी क्या रीज़न है? वो जेनेटिकल बाल्डनेस है, या आपके स्ट्रेस लेने से, स्लीप साइकिल ख़राब होने से, डाइट से, ये सब किस रीज़न की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। अगर वो जेनेटिकल है तो मतलब आपको परमानेंट सोल्यूशन तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही होगा। जेनेटिकल है तो उसमें कोई कुछ नहीं किया जा सकता, आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा। मेडिसिन लेके कुछ कम हद तक कम किया जा सकता है, हेयर फॉल को रिड्यूस किया जा सकता है, उसको ग्रोथ को, हेयर फॉल का जो रेट है उसे कम किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। पर परमानेंट सॉल्यूशन उसका वही है। अगर आपको जेनेटिकल नहीं है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो आप अगर स्लीप साइकिल, तो आपको स्ट्रेस लेना कम करना होगा, स्लीप साइकिल अच्छा करना होगा, 8 से 9। डाइट अच्छी नहीं है तो हेल्दी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना होगा जिसमें प्रोटीन हो काफ़ी। तो मुझे लगता है ये सब ठीक है, ये सब फैक्टर। और हाँ, वो केयर वाला जो सबसे है कि ट्वाइस इन वीक आपको अपने बाल में शैम्पू करना है। तो अपने बाल को हमेशा साफ़ रखिए, शैम्पू कीजिए। और
बस यही कुछ कुछ टिप्स है जो मैं देना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट करने में सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि घर से कभी परमिशन नहीं मिलता है। परमिशन नहीं मिलने का भी 2-3 कारण है, जो मेजर रीज़न है मैं वो बात करना चाहूँगा। फर्स्ट तो है कि सबको बहुत लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई भी हेड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई अदर जो आपके ब्रेन में सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि वो निडल्स के द्वारा ही किया जाता है। निडल्स को पहले पिन किया, निडल से मतलब वो आपके ब्रेन में छेद किया जाता है, उससे क्या किया जाता है, आपको जो हेयर जो पीछे ट्रांसप्लांट डोनर एरिया वहाँ हेयर निकाल के आगे उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये सबसे फैक्टर मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमें पेरेंट्स को डर लगता है हमारे कि, और दूसरा है कि प्राइस और मतलब सही क्लिनिक कैसे चूज़ करें। सबसे बड़ा रीज़न ये कि सही डॉक्टर के सर्विलेंस पे ये हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे जो स्टाफ है वो अच्छे कि नहीं, कॉर्डियल है कि नहीं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, उनका बिहेवियर कैसा है। तो ये सबसे बड़ा, तो मेरे साथ ये था कि मतलब घर से परमिशन तो मैंने मतलब क्या बोले 50-50 था कि वहाँ परमिशन मिल भी गया नहीं भी मिला है, पर था कि हाँ पहले तो वो सॉर्ट आउट हो गया था, परमिशन मिल जाएगा। ये था कि मेरे घर से जो था कि परमिशन मिल जाएगी, ये सबसे बड़ा था। सेकंड थिंग जो था कि अफोर्डेबिलिटी का बात है कि कितना बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो है ट्रांसप्लांट वाले जो प्रोसेस है ये मैंने ऐसे पहले तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वो कराते थे ये सब जो ट्रांसप्लांट वाला था, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। कहीं 100 रुपीज़ ग्राफ्ट 120, आपको 2500 ग्राफ्ट लगेंगे तो 2.5 लाख लग जाएगा, 3 लाख लग जाएगा। तो वैसे ही मैं रांची में रहता हूँ, तो मैंने एक क्लिनिक चूज़ किया। अब मैं डॉक्टर से दिखा रहा था, जिस डॉक्टर का हेयर फॉल का प्रॉब्लम था उन्हें दिखा रहा था, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीन है। तो उनसे कंसल्ट किया तो मुझे पता चला कि हाँ और भी काफ़ी पेशेंट थे। उन पेशेंट्स का मैंने रिज़ल्ट देखा तो अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था काफ़ी पेशेंट का, और उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पोस्ट भी किया जाता है पेशेंट्स का रिव्यू, उनका फीडबैक, उनकी जर्नी कैसी रही। तो ये सब जो था सारा प्रोसेस हो रहा था। तो इन सब प्रोसेस में तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ चलो अफोर्डेबल भी है और काफ़ी कम प्राइस पे, काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे, जैसे कि 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट पे आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। और अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो सर जो है संतोष मोदी सर वो मैनेज कर देते हैं। तो बस यही था कि सर से मिला, फिर उनसे बात हुई, प्राइस को लेके काफ़ी रिजनेबल प्राइस था, काफ़ी जेन्युइन था, ऑथेंटिक था। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपके पैसे ले लिया जाए, आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ भी रीज़न है। और काफ़ी अफोर्डेबल था। बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स में होता है कि मैंने और भी क्लिनिक्स पता किया, जैसे कि कुछ मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर कुछ दिल्ली बेस्ड क्लिनिक थे, नोएडा बेस्ड क्लिनिक थे, वो 100 रुपीज़ पर ग्राफ्ट चार्ज कर रहा था। अगर आपको 100 ग्राफ्ट लगते हैं तो 20 तो आपको सीधे 2.5 लाख लग जाएंगे। फिर उसके बाद तो ये काफ़ी जो 2.5 लाख, और मेरा जो पूरा का पूरा जो हो गया वो 50,000 हुआ। बाकी मेडिकेशंस और वो सब अलग थे, पर बाकी 50,000 में रॉ मेरा पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा कॉस्ट आया था।